बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, ज़हनी हालत आपकी ठीक है? आपने कभी अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट करवाए? सरकारी जॉब के लिए आपको पता है कि मेडिकल जमा कराना होता है, और जिस बंदे को 30 साल हो जाए जॉब में, उसके ज़हनी तवाज़ुन का आज मुस्लिम लीग ने इनको पता चलता है कि उसकी ज़हनी हालत ठीक है। उस पर डॉन न्यूज़ के हमारे एक दोस्त हैं हसन मलिक साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि इनकी केस हिस्ट्री जो चेक की है, उसके मुताबिक ये मुकम्मल सेहतयाब है। कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि इनकी सेहत के बारे में कोई ऑब्जेक्शन आया हो। दूसरी तरफ वही मीडिया हाउस जिनका धंधा ही है जर्नलिज्म, जिनके मालिक ने खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था ये जर्नलिज्म मेरा धंधा है, वहां से एक स्टोरी आई, टेबल स्टोरी, इनकी जहनी हालत ठीक है। और सही, ये कहते हैं ना, जोरदार थप्पड़ वो लोगों की तरफ से पड़ा कि भाईजान इतना ओपन तो झूठ ना बोले कि पहले पकड़ा जाए, आप बोले और लोग कहें यार ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा देख रहे हैं ये कंट्रोवर्सी कहीं जाके रुकेगी या जहनी हालत ठीक है, जहनी हालत खराब है, इसी पर लकीर पीट करेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बात ये है कि एक बंदा जो ग्रेड 21 में पहुंचा हुआ है और एक बार फिर ये अभी जब ये मामला सारा आया तो उसी वक्त फौरन से आ गया जी कि इनकी रिटायरमेंट कब थी। इन्होंने मार्च के महीने में रिटायर होना था और इन्होंने अपनी तरक्की के लिए भी शायद ये हाथ पांव मार रहे थे और इनकी वो तरक्की वाला जो मामला था वो इनका खटाई में पड़ गया और इसकी वजह से आज इन्होंने गुस्से में आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो बंदा अपनी तरक्की के लिए हाथ पांव मार रहा था, तो उसके लिए तो बाकायदा वो एक प्रोफाइल उनकी तैयार होती है, उनकी एक फाइल बनती है, रियासती इदारे उसके ऊपर नज़र रखते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब ग्रेड 22 के ऊपर किसी की तकर्री पीटीआई दौर में होना थी, तो इमरान खान साहब खुद ब्यूरोक्रेट्स को बुला के उनके साथ मुलाकात करते थे। ग्रेड 22 में तरक्की के लिए। तो ये इतनी अहम पोस्ट हो, एक बंदा जिसके नीचे आपने 6 इज़ला दिए हुए हों, जो एक पूरे डिवीज़न का इंतज़ामी अमूर का हेड हो और उसके बारे में आप अचानक कह दें कि यार ये बंदा तो नफ्सियाती मरीज़ है, ये गोलियाँ लेता है और ये बीमार है, इसकी ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है। तो फिर ये बहुत सारी जो सवालात हैं उसको जन्म देता है। फिर हमारे जो रियासती अमूर है, उसके ऊपर भी सवालात उठते हैं कि एक शख्स को आपने पूरे डिवीज़न का सरबराह कैसे लगा दिया, जो नफ्सियाती मरीज़ था। और देखें कि जो स्टोरी आज उमर चीमा साहब ने की है, द न्यूज़ में ये छपी है और गालिबन जियो की वेबसाइट के ऊपर भी पड़ी है। मैंने जियो की वेबसाइट चेक की तो उसके ऊपर भी ये खबर पड़ी हुई थी। और इसको लिंक करने की कोशिश की गई है लियाकत चट्टा साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ और साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद के साथ। और जी बड़ी बिल्कुल। बड़ी भूंडी किस्म की ये स्टोरी है और इतनी हल्की है। एक तो होता है ना कि खबर के अंदर वज़न होना चाहिए कि भई जहाँ पर वो जाए वो डिस्कस हो। ये हम्म। बिल्कुल बेतुकी सी और हल्की खबर है। कोई इसके अंदर ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि अच्छा जी ये ताल्लुक इसका पीटीआई के साथ या साबिक डीजी आईएसआई के साथ इसका ताल्लुक साबित होता है। ताल्लुक साबित करने की कोशिश कैसे की गई है? पीटीआई हम्म। के साथ इसको लिंक करने की कोशिश इस तरह की गई है कि उमर चीमा साहब फरमाते हैं कि जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बने थे ना पीटीआई तो दौर आपको में। वो फरमाते हैं या उनके फरिश्ते फरमाते हैं? जी, जी, वो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप समझदार हैं, चीज़ें तो आप सारी समझते हैं। और मुझे तो ये भी अब शक पड़ रहा है कि पता नहीं ये उमर चीमा साहब ने खुद खबर फाइल भी की है या नहीं, क्योंकि शाहीन सहबाई साहब जो द न्यूज़ के ही साबिक एडिटर रह चुके हैं, उनके बकौल के उनके नाम से कॉलम जो है वो छप जाते थे और उनको पता ही नहीं होता था। और ये भी उनका एक डिस्प्यूट था जंग जंग और द न्यूज़ ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से उनकी जो मामलात थे वो बिगड़े थे और उसी की वजह से फिर वो छोड़ के अमेरिका चले गए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में जिनके ऊपर बात होगी। लेकिन उमर चीमा साहब कहते हैं कि जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बने ना, तो उन्होंने लियाकत चट्टा साहब को डेरा गाज़ी खान का जो है ना उनका ट्रांसफ़र किया था, तबादला किया था बतौर कमिश्नर वहाँ पे। तो इससे ये साबित होता है कि ये पीटीआई के और उस्मान बुज़दार के बहुत ज़्यादा करीब थे और ये 2022 तक जो है वो बतौर कमिश्नर डेरा गाज़ी खान ये वहाँ पर तैनात रहे हैं और बहुत सारे इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस हैं।
और पीटीआई के साथ ताल्लुक साबित करने की एक और कोशिश ये भी बताई गई है कि इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने लिया में जो कोई 5261 कनाल जमीन खरीदी थी, जिसकी कुल मालियत वैसे 6 अरब बनती थी, लेकिन वो उन्होंने 13 करोड़ की खरीदी थी। तो इतनी सस्ती जमीन खरीद के देने में भी मुमकिना तौर पे लियाकत अली चट्टा साहब जो है, इनका उसमें किरदार सामने आता है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, ये उमर चीमा साहब के बकौल के ये पीटीआई के साथ इनका इस वजह से ताल्लुक जो है वो बनता है। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या उस्मान बुज़दार साहब ने अगर लियाकत अली चट्टा साहब को लगाया था, तो उस्मान बुज़दार साहब ने तो फिर बहुत सारे दीगर जो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स थे, उनके भी उन्होंने ट्रांसफ़र किए होंगे अपने दौर में। तो क्या फिर उन सब के ऊपर साथ मिलकर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि उन सब से भी उन्होंने फ़ायदा लिया था? तो ये एक इंतहाई मेरे ख्याल में भूंडी ये खबर थी, भूंडी कोशिश थी मामलात को ट्विस्ट करने की और फिर इसको साबिक डीजी आईएसआई के साथ भी जो है वो जोड़ने की कोशिश की गई है कि ये उनके भी बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं। इस स्टोरी से लेकिन लगता नहीं जैसे मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है या वो जो बयानात देते हैं, ये स्टोरी भी उसी कढ़ाई के अंदर ही बुनी गई है। जी, 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 जी। देखिए ना एक तरफ मुस्लिम लीग नून कहती है कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और ये पीटीआई के साथ वो भी इसको नत्थी करने की और जोड़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरी जानिब एक खबर जो है वो एक ऐसे मीडिया हाउस के अंदर छप जाती है जो वैसे ही पीटीआई और एंटी इमरान खान मशहूर है। और दूसरी जानिब आप देखें कि असद मलिक साहब का जैसे आपने ज़िक्र किया डॉन अखबार से डेली डॉन के साथ उनका ताल्लुक है, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कल एक सरकारी प्रोफ़ाइल होती है ना हर अफ़सर की जो इंतज़ामी ओहदेदार होता है, उन्होंने एक सरकारी प्रोफ़ाइल जारी की, शेयर की ट्विटर के ऊपर। और उस सरकारी प्रोफ़ाइल के मुताबिक लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं वो बिल्कुल ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। किसी किस्म की कोई बीमारी की जो है वो तशख़ीस उनमें नहीं की गई। फिर मुख्तलिफ इदारे हैं, नैब है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, एफआईए है या जो दीगर इस तरह के इदारे हैं जो करप्शन या दीगर जो माली बेज़ाब्तगियाँ होती हैं उसकी तफ्तीश करते हैं। उनका भी नीचे वो खाना था और उस खाने में भी यही लिखा हुआ था कि किसी इदारे में इनके खिलाफ करप्शन की कोई जो है वो शायद कार्रवाई नहीं है, ज़ेर-ए-इल्तवा नहीं है। कोई कार्रवाई इनके खिलाफ किसी इदारे में या कुछ किसी शायद महकमे ही में नहीं है। नहीं हो रही। और आज उमर उमर चीमा साहब ने क्या खबर दी? उन्होंने कहा कि इन पर करप्शन के 11 मुख्तलिफ जो है ना वो जो मुकदमात कह लें या इंक्वायरियाँ बल्कि ज़्यादा बेहतर है, मुकदमात तो नहीं, इंक्वायरियाँ जो हैं वो करप्शन की इनके खिलाफ जो है वो जारी हैं। जिसमें से एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में भी इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी है, इंक्वायरी जारी है, इनको नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन ये किसी एक नोटिस पर भी पेश नहीं हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा जो पीटीआई के बहुत ज़्यादा करीब था, जिसको यहाँ रावलपिंडी में तैनात किया गया और मोहसिन नकवी साहब ने खुद तैनात किया, यहाँ कमिश्नर रावलपिंडी इनको लगाया। तो एक ऐसा बंदा जिसके बारे में ये पता था कि ये पीटीआई के या इमरान खान के या उस्मान बुज़दार के नज़दीक है, तो उसको एंटी करप्शन तो ठीक है एस्टेब्लिशमेंट बुला रही थी और ये गया नहीं है, तो फिर ये तो इसको फ़ौरन पकड़ के लेके जाते कि भाई तू क्यों नहीं आ रहा? तो ये तो देखिए बहुत सारे झोल हैं इसके अंदर। अब अचानक से ये भी सामने आने लग गई हैं बातें कि ये बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात हैं। मैंने कल अपने एक दोस्त से जो रावलपिंडी की जो बीट है वो कवर करता है, मैंने उससे पूछा मैंने कहा यार ये किस तरह के बंदे थे? आप चूँकि रावलपिंडी की बीट कवर करते हैं, आपके साथ उनका उठक-बैठक खबर के लिए वास्ता सही बात ताल्लुक है। है। तो उन्होंने कहा सर ये बहुत अच्छे और नफ़ीस इंसान थे। और उन्होंने मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई कि यार ये बंदा करप्ट था या इसके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस थे और ये रिटायरमेंट इस वजह से करीब थी तो इसने कहा कि मैं जाते-जाते अपनी गुड्डी बनाऊँ। जो मैंने तो ऐसी चीज़ कोई नहीं सुनी। मुमकिन है कि हो और अगर थे भी सही तो फिर रियासती इदारों ने इतना अरसा खामोशी इख्तियार क्यों की? और अब आके अचानक उनको कैसे याद आ गया कि ये करप्ट है, ये ज़हनी तौर पे बीमार है, जबकि उसकी जो सरकारी प्रोफ़ाइल है, जिसकी बेस पे मेरे ख़्याल में ये तमाम जो सरकारी मुलाज़मीन होते हैं उनकी वो तरक्की, तबादले और उसकी उस वक़्त उन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। आपको याद होगा कि डीपीओ लाहौर लगे थे सीसीपीओ लाहौर क्या नाम था वो जिनका वो विर्क, औरत ने उमर विर्क। उमर विर्क नाम था जिनका वो खातून की ज़्यादती वाले मामले में एक मुतनाज़ा बयान सामने आया था। अब उनके उमर बारे में विर्क। क्या था? उनकी वो जो एसीआर थी ना, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये बंदा ज़हनी तौर पर इसका जो है ना दिमागी तवाज़ुन
वो शायद इसका ठीक नहीं है। और जो प्रमोशनल बोर्ड होते हैं मुख्तलिफ इदारों के, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इस बंदे को किसी और अहम या हसास पोस्ट के ऊपर जो है ना इसकी तैनाती नहीं होनी चाहिए, और उसकी तरक्की के ऊपर भी गालबन उन्होंने पाबंदी जो है पाबंदी की सिफारिश की थी। तो ये तो चीजें सर उसमें आ जाती हैं सारी, जो सरकारी प्रोफाइल होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इनका 2022 में रावलपिंडी ट्रांसफर हुआ था, तो उस वक़्त तकर्रुर और तबादले करने वाली जो हसास इदारे थे, उस वक़्त उन्होंने ये चीज़ नोट क्यों नहीं की थी कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है या नहीं है? और एक बंदा जिसने सिर्फ़ एक सच बोला, धांधली का एतराफ़ किया, अपनी सज़ा खुद तजवीज़ की, और उसको अचानक जो है वो उसको रिलेट कर रहे हैं पीटीआई के साथ, उसके ऊपर अचानक से करप्शन के इल्ज़ामात आ गए। सरकारी रिपोर्ट जो है वो उसका सारा झूठ का भांडा फोड़ रही है, कि सरकारी रिपोर्ट कहती है कि इस तरह की तो कोई बात नहीं है, बंदा ज़हनी जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसका जो है वो उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, किसी महकमे में उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। तो फिर वो सारी चीज़ें, ये जो एक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक टेबल स्टोरी टाइप ये चीज़ बनाएगी, और उस स्टोरी के अंदर, खबर के अंदर कोई खबरियत ही नहीं है, कोई वज़न नहीं है कि आप कहें कि हाँ, ये बड़ी अच्छी खबर है। ऐसे लगता है जैसे ये कोई प्लांटेड चीज़ जो है वो लगाई गई है, और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटीआई को इस मामले में घसीटना है, ताकि पीटीआई को इसमें मामले में घसीट कर ये साबित करने की कोशिश की जाए कि लियाकत अली चट्टा साहब जो है वो मुमकिना तौर पर पीटीआई के नज़दीक थे, और उन्होंने पीटीआई को सियासी फ़ायदा देने की कोशिश की है। एक और इल्ज़ाम जो इसमें लग रहा है, वो ये लग रहा है कि इन्होंने 25 करोड़ रुपए लिए हैं, जो आज राजा रियाज़ साहब ने एक भूंडा बयान दिया है, कि इन्होंने 25 करोड़ इन्होंने सौदा किया, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शायद इनको 25 करोड़ रुपए की ऑफ़र रेट की, तो और उन्हें उसके बेहतर बाद पता होगा, जी, वो जी, भी जी, जी, शेयर वो होने असल में में बेहतर रेट तो उन्हें बिल्कुल पता होगा। जी, 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 जी। और ये देखें कि ये सारी, और सबसे एक और बड़ी बात ये है करामत मुगल साहब, कि अगर ये पीटीआई के इतने ही नज़दीक थे, तो ये पूरे रावलपिंडी डिवीज़न में पीटीआई को एक भी सीट नहीं जितवा सके। तो कहीं न कहीं तो देखिए ना, आप उनके ऊपर इल्ज़ाम हाँ, लगा रहे ये हैं कि भी है। पीटीआई, हाँ, तो भई कुछ ना कुछ रिलीफ़ फिर दिलवाते, कोई सीटें उनको जितवा देते, कुछ उसमें जो है वो साबित हो जाता कि हाँ भई, ये देखें कि ये यहाँ से नून लीग को ज़बरदस्ती हरवाया गया है और पीटीआई को जितवाया गया, तो इसलिए ये चीज़ मशकूक है और इसका पीटीआई के साथ ताल्लुक बनता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में कहानी आपस में बनती हुई नज़र नहीं आती, और मेरे ख़्याल में जो सबसे इसमें मुस्तनद चीज़ बनती है, वो बनती है सरकारी रिपोर्ट या वो उनकी सरकारी प्रोफ़ाइल, जिसके अंदर इस जो तरह कि की किसी चीज़ सहाफ़ी असद मलिक साहब ने ट्विटर पर शेयर की है, तो उससे जी, जी। हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। बहुत शुक्रिया सईद लोधी साहब, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।